स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये किस टाइप की सीक्वेंस है ये सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे अरिथमेटिक जो थी वो भी एक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन ही है, ऐसे ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस भी प्रोग्रेशन ही हैं। आप सबको पता है प्रोग्रेशंस वो सीक्वेंस होती हैं जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये किस टाइप की सीक्वेंस है अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, मैंने 1, 3, 9, 27 एंड सो ये कोई एक सीक्वेंस आपके सामने लिखी, आपने इसको देखा, आपने इसके पैटर्न को देखा। ठीक है, 1 है, 1 में 3 मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी टर्म्स जो है हम देख के ये बता सकते हैं कि अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक जो डेफिनेट पैटर्न था हमने उसको देख लिया और उसको पहचान लिया और हम जो है नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स जो थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि डिफरेंस होता था उसमें दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता था, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस होता था कि आप a2 माइनस a1 करके d निकाल लेते थे। ओके, और वो d जो था कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप उठाओगे और वो d सेम मिलता था, वो डिफरेंस सेम होता था। बट यहाँ पे जब मैंने डिफरेंस देखा 3 माइनस 1 2 है, 9 माइनस 3 आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये 6 है एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंस तो नहीं है, मतलब ये AP तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक नई तरह की सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस ही ठीक है, और प्रोग्रेशन भी है क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न है जिसको हम देख के पहचान रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट टर्म इसकी ये हो सकती है। ठीक है, तो वो सारे प्रोग्रेशंस में ही आते हैं जिनका एक पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न होता है। ओके, बट ये D तो कॉमन डिफरेंस वाला केस तो नहीं है, इट मीन्स ये AP तो नहीं है। ठीक है, तो ये AP है भी नहीं, ये है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या है कि आप जब देखोगे कि फर्स्ट टर्म में आपने 3 मल्टीप्लाई किया, सेकंड में फिर 3 मल्टीप्लाई किया, थर्ड मिल गई, थर्ड में फिर 3 मल्टीप्लाई किया, 4 मिल गई, तो हमें जो टर्म्स मिल रही हैं, ठीक है ना, जो सक्सेसिव टर्म्स मिल रही हैं वो प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और वो कांस्टेंट यहाँ पे 3 है। हम फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड मिल रही है, सेकंड में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड मिल रही है। मतलब हम सक्सेसिव टर्म्स को पा रहे हैं कब, जब हम प्रीवियस टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर डिफरेंस का तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे R एक न्यू टर्म यहाँ पे हमारी जो है ना आएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्योंकि जब भी हम ये जो GP हमारे सामने लिखी है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम a2 by a1, देखो AP में हम a2 माइनस a1 करते थे कॉमन डिफरेंस के लिए, यहाँ पे a2 by a1, a3 by a2, a4 by a3 एंड सो ऑन, है ना, एन टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या ये जो इनका रेशियो है, जैसे मैंने a2 लिखा यहाँ पे 3 by 1 और a3 है मेरा 9 by 3 और ये 27 by 9। आप देखो यहाँ पे 3, ये कितना आ रहा है पे 3 और ये भी 3 और ये भी 3, मतलब कितना आ रहा है, ये हमारा R है, ये कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, सारा रेशियो, सारे के सारे टर्म्स में जब हम ये इनका रेशियो निकाल रहे हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने उठाई और उनका रेशियो जब हमने निकाला तो हमने ये पाया यहाँ पर कि वो रेशियो तो सेम है। ठीक है ना, जैसे AP में डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे रेशियो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, ये है हमारा R मीन्स कॉमन रेशियो। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस आएंगी, अब GP जो बनेगी, वहां पे हम क्या करेंगे, D ना लेकर के अब हमारा क्या आएगा, रेशियो यहाँ पे आएगा, ये कॉमन रेशियो, ये नई न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। ओके, अब देखो फर्स्ट टर्म को हम A से ही डिनोट करेंगे, जैसे हम AP में करते थे, जो ये हमारी फर्स्ट टर्म, A जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म ही रहेगी, R हमारा कॉमन रेशियो रहेगा। ठीक है, ये हमारी जो है एक GP बन गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम AP के अंदर NH टर्म निकालते थे, क्या हम GP में भी NH टर्म निकाल सकते हैं, कि जैसे अभी तो हमें ठीक है
यहाँ हमसे नेक्स्ट टर्म पूछेंगे हम बता देंगे, उससे नेक्स्ट टर्म हमसे पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर टर्म हमसे पूछ ली, जैसे एपी में हमसे पूछे थे, मतलब पूछते थे कि ये आपको सीक्वेंस दे दी, आप इसकी ना 25th टर्म बता दो, तो हमें क्योंकि NH टर्म का फॉर्मूला पता था, हम n की वैल्यू 25 पुट करते थे और इजीली जो है उसको निकाल लेते थे। तो क्या जीपी में भी कोई ऐसा कॉमन फॉर्मूला होगा जो हमें सारा कोई जनरल फॉर्मूला होगा जो हमें हर टर्म दे सकता है? अगर हमें सीक्वेंस पता हो, मान लो यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस की अगर मुझे 50th टर्म अगर पूछेंगे तो मैं यहाँ 50 तक थोड़ी ना लिखूंगी कि पहले लिखो, दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे ऐसे अप टू 50 तक थोड़ी ना लिखूंगी। तो अगर हमें कोई जनरल फॉर्मूला पता होगा, कोई ऐसा फॉर्मूला पता होगा जिससे हम इस जीपी की सारी टर्म मतलब NH टर्म बता पाए, तो हम n की वैल्यू 50 रख देंगे और हमारी क्या आ जाएगी, 50th टर्म आ जाएगी और हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब वो फॉर्मूला ही जो है निकालने वाले हैं, उसको यहाँ पे अभी हम डिराइव करेंगे। कैसे होगा वो देखते हैं। उससे पहले जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, अभी आपको पता चला कि जीपी के अंदर क्या होता है। अब ये डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। देखो इस सीक्वेंस A1 A2 A3 AN, देखो यहाँ पे क्या है कि जीपी जो है ना वो हमेशा फाइनाइट नहीं होती, जीपी इनफाइनाइट भी होती है। देखो एपी में तो हमने पढ़ा था कि एपी तो फाइनाइट होती है, NH टर्म मतलब n इज ए फाइनाइट नंबर, बट इन जीपी में ऐसा नहीं है। जीपी दो टाइप की होती है, फाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी। क्योंकि अपना जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 9.3 वो आपकी फाइनाइट जीपी पे बेस्ड है, बट हम इनफाइनाइट भी करेंगे बट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द एक्सरसाइज 9.3। हमारा जो सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया हुआ है, आप अपने मैथ्स में देखोगे वहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का भी जिक्र है। तो हम पहले फाइनाइट जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं NH टर्म सम जो भी है हम सारा करेंगे। उसके बाद हम इनफाइनाइट जीपी को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है आपकी, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज ए नॉन जीरो। हर एक टर्म एक तो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 एंड अप टू AN by AN माइनस 1। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे, उनका रेशियो अगर देखोगे तो वो R होगा और R इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही होगा। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी हम उसको जीपी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका n टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कैसे n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा जैसे AP का होता था, AP का क्या होता था, AP का होता था NH टर्म का फॉर्मूला A प्लस में n माइनस 1D। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट टर्म होती थी, ये डिफरेंस होता था। अब हम जीपी का निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं, जैसे अब देखते हैं बच्चों, हमें कोई भी जीपी दी होगी और उसकी NH टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे, क्योंकि हम बिना जो है पूरी जीपी की सीक्वेंस लिखे हमें NH टर्म का फॉर्मूला लिखना है। वहाँ से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो हमसे पूछी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने एक वही वाली जीपी जो लिखी है यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ओके, ये हमारी सेकेंड, ये थर्ड। अब आपको ये पता है कि ये फर्स्ट टर्म, मान लो फर्स्ट टर्म मैंने बोला कि जैसे एपी की ए होती थी, जीपी की भी ए होगी, तो जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उसमें आर मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसमें आर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसमें आर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। हमारे जो है एन टर्म्स तक यहाँ तक आती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारी जीपी होगी, क्योंकि जैसे हम एपी में डी प्लस करते जाते थे तो वहाँ पे हमारी नेक्स्ट टर्म आती जाती थी। अब जीपी की जो जनरल टर्म है वो तो ऐसी होंगी ना, जो फर्स्ट टर्म तो ए है, ए में हमने आर मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड टर्म में फिर से आर मल्टीप्लाई किया तो हमारी थर्ड टर्म आएगी। जैसे ये देखो, 1 में आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये 3 आ गई, 3 में फिर से 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने फिर से 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से क्या है हमारी ये जीपी जो सीक्वेंस बनती जा रही है, तो टर्म्स इस टाइप की होगी। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम पोजीशन से, चलो इनको मैं कैपिटल से लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल लेटर से। फिर ये देखो, अब देखो जो आपकी फर्स्ट पोजीशन थी है ना, आपकी ए जो है फर्स्ट टर्म वो A1 है, आपकी सेकंड टर्म AR जो है वो A2 है, आपकी थर्ड टर्म यानी कि AR स्क्वायर A3 है, आपकी फोर्थ टर्म जो है वो ये इस टाइप की है, एंड सो यहाँ से देखो। इसमें आपको एक चीज़ यहाँ अलग से नजर आएगी कि जब भी हमारी जो भी यहाँ पे देखो R 0 है, R की पावर 0 ही है ना, R की पावर 0 मतलब 1। तो देखो जब जो पोजीशन है किसी भी टर्म की, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो जो भी पोजीशन है यानी कि जो सेकंड
थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 है, अगर फोर्थ टर्म है तो r की पावर 3 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारी nth टर्म होगी तो वहां भी तो r की पावर n-1 होगी। तो ये एक पैटर्न इस टाइप से होगा कि जो भी टर्म होगी, जो मान लो आपको फिफ्थ टर्म है तो इट मीन्स वहाँ r की पावर 4 होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी तो r की पावर 0 थी, सेकेंड टर्म r की पावर 1, यानी कि जैसे जैसे जो r की पावर है वो जो टर्म है, जो भी टर्म है जो उसकी पोजीशन है उससे एक पावर कम है। अगर फोर्थ टर्म है तो r की पावर 3 है, अगर nth टर्म हुई तो r की पावर जो है n-1 होगी। तो इसका मतलब एक तरह से हमने ये बता दिया कि हमारी जो nth टर्म tn से भी डिनोट करते हैं कई बुक्स में an से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम ही चीज है, वो nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो आपकी nth टर्म होगी वो r(n-1) होगी, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म जो है nth, कोई भी जीपी है उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ से हम कोई भी टर्म इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मुझे इसी सीक्वेंस के लिए बोला गया हो कि इसकी ना 50th टर्म आप बताओ, ठीक है। आप इसकी 50 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, चलो 10th टर्म बोल देते हैं। 10th टर्म मुझे इसकी चाहिए, डायरेक्ट हम लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1 है, हमारा r क्या है 3 है, n क्या दिया हमें 10 दिया, हमसे 10th टर्म पूछी है तो यहाँ पे हम कर लेंगे। तो हमारी जो 10th टर्म आएगी वो आएगी 1 rn के 3 और 10-1, तो ये आ जाएगा आपका 3⁹9। आप इसको 3⁹9 आप 3 को 9 जो है टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो है 10th टर्म आ जाएगी। इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है कोई भी जीपी हमें दी होगी और उसकी कोई भी हमें पर्टिकुलर टर्म अगर हमसे पूछी जाएगी तो हम उसको इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है उसको बता सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं nth टर्म पे बेस्ड और फिर हम देखेंगे कि किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो 9.3 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, ये हमारा एनसीईआरटी 9.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। उसमें हमसे यही पूछा हुआ है कि आपकी जो 20th टर्म है, जो ये जीपी गिवन है, इसकी 20th टर्म और nth टर्म फाइंड करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो रेशो और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या क्या है। जो फर्स्ट टर्म है जो हमारी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, जो आपकी फर्स्ट टर्म मीन्स a, वो क्या है, वो है 5/2। और जो आपका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी वो हो जाएगा, देखो a2/a1 करके मीन्स 10, ठीक है। क्योंकि हमें सीक्वेंस गिवन है तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 2/5, 5 से 5 कैंसिल और ये आ गया हमारा 1/2। r की वैल्यू जो है हमारी 1/2 आ गई यहाँ से, ठीक है। अब हमें a भी पता है, हमें r भी पता है, हम जो है nth टर्म का फॉर्मूला भी जानते हैं और इजीली हम n टर्म्स या फिर हमसे 20th टर्म पूछिए वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे we know that nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी क्या है हमारे पास, arn-1 ये है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम nth टर्म ही निकाल लेते हैं, हमसे nth टर्म भी पूछी है तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/2 और r की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 और n-1, ओके। अब देखो 5/2 इंटू में क्या 1 की पावर तो आप कितनी भी करो 1 ही रहेगी, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 5 × 1 5 और 2 देखो बेस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, 2 × 2n-1 पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2n। तो जो nth टर्म है आपकी, जो रिक्वायर्ड nth टर्म है वो ये हो जाएगी। अब हमसे पूछा है 20th टर्म, ओके। 20th टर्म है तो सीधा हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम nth टर्म में ही पुट कर देंगे, n की वैल्यू 20, तो ये हमारी 20th टर्म आ जाएगी, ओके। डायरेक्ट हमसे n ना पूछा, nth टर्म ना पूछा होता और सीधा 20th टर्म पूछते तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते, सीधा आंसर हमारा यही आना था, ठीक है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये हमारे nth टर्म की कोई भी टर्म हमसे कोई भी जीपी दे देंगे, आपसे कोई भी टर्म आपसे पूछी जाएगी तो अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है आप इजीली जीपी वो निकाल सकते हो। अब जो है नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कैसे मिलेंगे, वो सम ऑफ द जीपी, जैसे हमने सम ऑफ द एपी निकाला था ऐसे सम ऑफ द जीपी भी होगा और वो कैसे होंगे अभी देखते हैं। इसमें
टर्म्स देखिए ऐसी होंगी, ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक, ये हमारी nth टर्म होगी। तो पहले तो आप ये देखो, ये जीपी थी, हमने यहाँ पे कोमास को हटाया और प्लस साइन यहाँ पे डाल दिया। इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक जो है अब प्रोग्रेशन ना होके सीरीज बन गया है, ठीक है ना। सीक्वेंसेस में अगर हम कोमास को हटा के वहाँ पे एडिशन का साइन डाल देते हैं प्लस, तो वो सीरीज हो जाती है। जैसे अर्थमेटिक सीरीज थी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब देखो इसका मतलब ये जीपी की टर्म्स का सम ही तो है, यहाँ पे ये एन टर्म्स का सम है। एसएन से ही हम यहाँ पे भी जैसे एपी में करते थे, सिमिलरली हम जीपी में भी जो है एन टर्म्स के सम को एसएन से ही डिनोट करेंगे। अब देखो अगर आप सोचो, अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ पे ना 3 केस अराइज होंगे। फर्स्ट ये जब आर की वैल्यू 1 हो जाए, जब आर इज ग्रेटर देन 1 हो और जब आर आपका लेस देन 1 हो। तो हम तीनों केसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा, इफ आर इक्वल टू 1, अगर आपका रेशो 1 हो जाए तो कैसी होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने जहाँ जहाँ आर था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू यहाँ पे कितने, यहाँ पे n जो है a हो जाएंगे, क्योंकि ये n टर्म्स, ये nth टर्म है ना, ठीक है ना। 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक, यानी कि n टाइम्स a है ना। ऐसी जीपी जिसमें कॉमन रेशो 1 हो, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देंगे। ऐसी जीपी जिसमें R1 हो, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा n टाइम्स उसके फर्स्ट टर्म कर दो, ठीक है ना। जितना भी मान लो आपसे पूछा गया कि कोई जीपी है, उसमें कॉमन रेशियो तो 1 है, उसके आप 50 टर्म्स का सम निकालो, तो 50 इंटू उसकी फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। अब सेकंड केस जो है अराइज होगा। पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी n टर्म्स जो का सम है। अब मैं क्या करूँगी, इसी को मैं इसको 1 से डिनोट कर देती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1 बाय r, मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास r sn और ये आएगा a r प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज़्ड टू पावर 3 एंड सो ऑन a r n माइनस 1 था ना, अभी n हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको मैं 2 से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इस 1 को इस 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा आर एस एन माइनस में एस एन, ओके। ये आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में देखो जरा। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये है आपकी आर एस एन, ठीक है, इसमें से एस एन आप माइनस कर रहे हो ना, इसमें से, इस सीरीज में से आप इस सीरीज को अगर माइनस करोगे तो ध्यान से देखो ये सारे माइनस में हो जाएंगे। चलो मैं आपको लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। डायरेक्ट अगर मैं आंसर लिखती हूँ तो मे भी कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए। अब मैं सीधा माइनस करने वाली हूँ, तो एक बात बताओ मुझे, ए आर, ये सारों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन तो नेगेटिव लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइन सारों के नेगेटिव, माइनस का ए माइनस ए आर स्क्वायर और सो ऑन माइनस में ए आर एन माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे नेक्स्ट टर्म कैंसिल, और हमारे पास इससे पहले वाली जो टर्म है माइनस की आएगी, वो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल। मतलब हमारे पास जो है सिर्फ एक तो ये टर्म बचेगी प्लस की ए आर रेज़ टू पावर एन एंड माइनस ए, ये बचेंगे हमारे पास यहाँ पे ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस में ए, और हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो ये हो जाएगा। देखो अभी तक हमारे पास ये सब बचा है बस, ओके। अब आगे हम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से आपका एस एन कॉमन आ रहा है आर माइनस 1, और यहाँ से आपका ए कॉमन आ रहा है आर माइनस 1, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये आपकी जीपी के सम का फॉर्मूला।
कब, ठीक है। अभी एक और चीज देखो इसी में Sn, अगर हम देखो अभी तो मैंने ये निकाला, ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब आपका R यानी कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ये फॉर्मूला आपको उस टाइम अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो है अगर आपका R लेस देन 1 होगा तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए जो है आपको अभी हमने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करा था ना, अब हम यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इस 2 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a 1 माइनस RN और 1 माइनस में R, ये डायरेक्ट दे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे आप ये करके देखोगे कि क्या हम जब 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसको अभी अपने नोटबुक में आप ट्राई करके देखोगे, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपका R जो है वो होगा लेस देन 1, इसके लिए, ठीक है। जब आपका R ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जब आपको कोई भी जीपी की सीक्वेंस मिलेगी आप पहले R तो फाइंड करोगे और तभी तो उसका सम निकालोगे। तो जब आप R आपको मिलेगा तो R को देख के आपको ये तो पता लगेगा कि 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो अगर आपका R ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला अप्लाई आप ये करना सम का, ठीक है। अगर आपका R लेस देन 1 होगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई ये करना। अगर आपका R इक्वल टू 1 होगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में पुट करो और आप अपना जो भी आंसर है वो निकालो, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ द, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे सम ऑफ द जीपी के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इन सबको आप करो, इन पे बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एक ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 से मैंने लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मुझे इन दोनों का ही सम फाइंड करना है। तो जो ये फर्स्ट जीपी है इसकी 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है और इसकी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन 7 को लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 9.3 से ही है। तो हम सबसे पहले इस टर्म की जो है, जो इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म है हमारी ऐसे, ठीक है। कई बच्चों को पॉइंट से डर लगता है, पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप चाहो ये पॉइंट हटा सकते हो। अगर आप पॉइंट के साथ भी करना चाहो तो भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको हटा दो। क्या हो जाएगा 15/100, आप इसको लिख सकते हो। कितना हो जाएगा आपका ये 3/20, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे R चाहिए यानी कि कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो है उसके लिए मैं a2/a1 कर दूँ, मतलब आपकी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से भी हमारा निकल सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप चाहो डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे, बट फिर भी कई बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इस पॉइंट को हटा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50, आप इसका पॉइंट हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 1000, ओके। आप जब इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, पर आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसको आप कैंसिल कर दोगे, इससे कैंसिल आपका 1/10। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/10 लिखती तो कई बच्चों को होता कि पता नहीं क्यों लिख दिया ये ऐसा। तो ये देखो पॉइंट से अगर थोड़ा सा भी हेजिटेट है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो R = 1/10। अब देखो हमारे पास कॉमन रेशियो भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। हाँ, अब हमने ये देखना है क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम बताना है, तो हमें n भी पता है कि हमारा 20 है, बट आपको ये देखना है R आपका लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये ग्रेटर भी नहीं है, ये क्या है, लेस देन 1 है। 1/10 जो है वो 1 से लेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, सम जो है आपका, जब आपका R जो था लेस देन 1 था तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम 20 टर्म्स का सम यहाँ पे निकाल पाएंगे। a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं हमारी 3/20, ओके। 1 माइनस में R कितना दिया है हमें, R है हमारा 1/10, 1/10 और 1/10 की पावर कितनी है, हमें n दिया है 20, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 10 की पावर 20 लिख दूँ, क्योंकि 1 की पावर 20 तो 1 ही रहना है, ठीक है। अब इस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3/20 और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9/10, ठीक है। ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है, ताकि इसको फिर हम दोबारा से अगर
समराइज करना चाहें तो इसको साइड में लिख लेते हैं, देख लेते हैं अभी। तो ये हो गया बच्चों आपको 3/20, ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो 10/9 न्यूमरेटर में चली जाएगी ऐसे, और ये आ जाएगा 1 - 1/10⁻20। ओके, यहाँ से आपका जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/6, 1 - 10⁻20। आप चाहो तो एन जो आपकी 20 टर्म्स का सम है वो आप एज इट इज यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसको जिसने डायरेक्ट पॉइंट से किया है तो उसका आंसर तो ऐसे आएगा, है ना। 1/10 मीन्स ये एक तरह से 1/10 की होल पावर 20 है, तो मैं इसको 0.1 की पावर 20 भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी, ठीक है। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, एज यू विश, बट सेम ही बात है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। ये हमारा एन टर्म्स का जो है सम हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन हमने किया था, ऐसे ही सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता था कि जब भी कोई टर्म, मान लो कोई भी दो टर्म दी ए और बी, और इनके बीच में हम कितने भी नंबर इंसर्ट करें, मान लो हमें एक नंबर बोला है ए और बी के बीच में कोई आप एक नंबर इंसर्ट करो कि ये जो पर्टिकुलर जो आपकी सीक्वेंस दिख रही है ये आपकी एपी में हो जाएगी, ठीक है ना। कि आप इंसर्ट ऐसे करो दो नंबर्स के बीच में किसी भी नंबर को कि जो सीक्वेंस, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी में होनी चाहिए। तो ए जो होता था ना, जो इंसर्ट की, जो टर्म आपने इंसर्ट की वो होती थी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ओके, अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमने भी देखा भी था कि a + b/2 जो होता था वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता था, ऐसे बोलते थे उसको। तो यहाँ से हम ये चीज़ हमने सारा कर लिया था। अभी हम यहाँ पे ना अरिथमेटिक मीन को नहीं डिस्कस कर रहे, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें कोई दो नंबर गिवन है, उसके बीच में हमने कोई नंबर इंसर्ट किया है और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो आपकी जीपी होनी चाहिए, देन जी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स, ओके। यानी कि अब बात ये आती है कि ये एक ही हो सकता है, नहीं, कितने भी नंबर, जैसे हमने क्वेश्चंस भी किए थे पिछली वीडियो में, आपने देखा भी होगा कि उसमें क्या था कि हमने बहुत सारे जो है नंबर्स भी, एक जैसे आगे से कई बार बोल देते हैं 7 नंबर्स इंसर्ट करो, 8 नंबर्स, n नंबर्स, हर तरह के, तो जितने भी नंबर्स इंसर्ट करें कि रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एपी में होनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, एंड तक कितने भी नंबर जो है, फाइनाइट नंबर जो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी जीपी में होनी चाहिए। तो देखो, अगर ये जीपी में हुई तो एक बात बताओ, g/a और b/g मतलब आपकी ये जो कॉमन रेशो है इनका वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया g² = ab और दिस इम्प्लाइज g = √ab। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर इक्वल टू रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। जिन भी दो नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए है, ठीक है ना, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ही क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखो, अब कोई बोले कि अगर मान लो ये नंबर 3 होते, है ना, अगर आपके नंबर 3 होते तो क्या रूट होता, तब स्क्वायर रूट होता, नहीं, तब आपका क्यूब रूट हो जाता, पावर क्या हो जाती है आपकी 1/3 हो जाती, ओके। तो इस तरह से जो है हम इसको करते हैं। तो पहले आप ज्योमेट्रिक मीन आप देखो कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला गया है तो वो सारे जो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस, पहली बात तो क्या, रिजल्टिंग सीक्वेंस अपनी जीपी में होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो वहाँ पे जो नंबर्स हमने इंसर्ट किए हैं वो क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आप मान लो ए और बी दो नंबर्स थे, उनके बीच में हमने n नंबर इंसर्ट किए, तो कैसे जो है हम इनको निकालेंगे इनका। तो यहाँ से देखो आप एक बात कि जो आपका ये n टर्म्स अगर आपने बीच में इंसर्ट कर दी ए और बी के, तो एक तो टर्म ये n टर्म्स तो ये हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी ये है, ओके, लास्ट टर्म आपकी ये है। तो आप इनको भी काउंट करोगे तो ये अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल टर्म्स n+2 टर्म्स हो जाएंगी। अगर आपने ए और बी के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए तो टोटल टर्म्स n+2 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की पोजीशन है, बी की पोजीशन, तो वो कौन सी होगी,
वो आपकी n+2h टर्म है। ओके, अब देखो हमें a फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है, हमें r भी पता होना चाहिए। r हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म nh टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हमारा, मैं इसको t से कर लेती हूँ, डिनोट ARn-1, लेकिन b जो है वो n+2h टर्म है, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n+2 से, तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा और r जो है इसको अगर मैं कैपिटल A और कैपिटल B से डिनोट कर देती हूँ, चलो कैपिटल A और कैपिटल B से डिनोट कर देती हूँ, तो मेरी फर्स्ट टर्म है कैपिटल A, ठीक है, और मेरा r जो है वो मुझे नहीं पता है, बट मुझे n की वैल्यू पता है, n+2 है, तो n+2 -1, तो यहाँ से, और ये मुझे t जो n+2h टर्म है वो भी पता है क्या है, वो है मेरा b, तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे आ गया 1, तो अब मेरे पास b/a = r(n+1) हो गया, तो दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो आ जाएगी, अब पावर n+1 है, तो अगर आप यहाँ पे इस पावर को यहाँ से हटाते हो, जैसे स्क्वायर को हटाते हो तो स्क्वायर रूट आ जाता है ना, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n+1, तो r की वैल्यू अपनी ये आ गई। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें r भी पता है, तो हम इजीली g1 g2 g3 जितने भी नंबर इंसर्ट किए हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे g1 फाइंड करने वाली हूँ, जो g1 है आपका वो हो जाएगा सेकंड टर्म है g1, ठीक है, पोजीशन तो सेकंड है इसकी, तो a r, तो यहाँ पे a है आपका ये और r की वैल्यू है b/a 1/n+1। अब आपका है g2 है, तो ये थर्ड टर्म, ठीक है, ar² से थर्ड टर्म है, थर्ड पोजीशन है इसकी, तो ar², तो a b a और ये 2/n+1 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे gn भी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अब देखो जो gn है यहाँ पे कौन सी टर्म है, n+1h टर्म है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n, ये लास्ट टर्म n+2h थी, तो ये n+1h हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r की पावर n+1, और सॉरी n, r की पावर n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है a और r है हमारा b/a n/n+1। इस तरह से हम सारे g1 g2 gn तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है। यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं इसके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भी ऐसे हो गए, जब भी बच्चों हम कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं ना, क्वेश्चन किसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला को डिराइव करना वो काफ़ी मुश्किल लगता है हमें, ठीक है, बट ये भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 162, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि कोई भी 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो आप इनके बीच में, तो रिजल्टिंग जो आपकी सीक्वेंस होगी वो जीपी में तो होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने g1 g2 g3 g4 g5 g6 एंड g7, मैंने 7 जो है यहाँ पे नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए और 162 ये हमारा लास्ट। अब टोटल टर्म्स बताओ इसमें, 7 तो ये है, 8 9, टोटल टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, जो आपकी टोटल टर्म्स है यहाँ पे वो है आपकी 9, है ना, 9 टर्म्स है आपकी। ओके, हमें इसका तो चलो कोई वो नहीं, n तो है आपके टोटल जो है यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है आपकी वो है 2। ओके, अब देखो आपकी जो लास्ट टर्म है उसकी क्या पोजीशन है, वो 9th टर्म है, मीन्स वो T9 A9 कुछ भी बोल सकते हो, जनरल टर्म को क्या टी से डिनोट कर रही हूँ, तो जो 9th टर्म है वो क्या होगी AR9-1, ठीक है, तो मतलब AR⁻8 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 162, A की वैल्यू है 2 और R हमें अभी यहाँ से निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं 2R8 = 162 लिख सकती हूँ, R⁻8 162 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 81। ओके, अब देखो R⁻8 81 और इसको मैं लिख सकती हूँ 81⁻1/8। अब देखो क्या हम, अब आपको क्या करना है,
आपको ये पावर 1/8 अब आपको यहाँ से ये हटाना है। अगर हट रहा है तो मैं इस 81 के फैक्टर कर देती हूँ। 81 के जो फैक्टर है वो क्या होंगे, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ यहाँ पे तो 3⁴ है ना, 3⁴ ओके 1/8। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻½ और इसको हम लिख सकते हैं √3 मीन्स हमारा रेशो क्या आ गया √3। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास r भी है, हम इजीली G1 G2 G3 G4 ये 7 जो G1s हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे G1 निकालना है तो G1 क्या होगा, सेकेंड टर्म है यहाँ पे तो a है आपका 2 और r अभी आपका √3 आया है तो G1 की वैल्यू ये। सिमिलरली G2 क्या हो जाएगा ar² यानी कि 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 6 मतलब G2 आपका 6 एंड सो और आप 7 तक निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी आते हैं, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इजी ही होते हैं, बट वो फॉर्मूला डिराइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर हम जितने भी आपके 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उनको डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 9.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं किस किस टॉपिक पे बेस्ड आएंगे वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ कि आपके जीपी की NH टर्म पे बेस्ड होंगे, जीपी के सम ऑफ द एन टर्म्स पे बेस्ड होंगे, ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड होंगे, और अब जो है रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। अब ये होंगे रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। अब हमें रिलेशन बताना है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के। अगर आपको लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स, ओके, कोई भी 2 नंबर है ए एंड बी, ठीक है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, वो ए से डिनोट करते हैं एंड, चलो लिख देती हूँ, एंड ए एंड जी the arithmetic mean and geometric mean respectively, ओके। तो अर्थमेटिक मीन a यानी कि a + b/2 हमको पता है ये बात, ओके। ज्योमेट्रिक मीन मतलब √ab, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे a - g, ठीक है, ये मेरा 1 ये मेरा 2, मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 2 from 1, ओके। तो a - g लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा a + b/2 -√ab, ठीक है। अब a - g, अब a + b -2√ab / 2, ओके। अब देखो बच्चों a - g, क्या अगर मैं इसको √a मानूं और -√b का होल स्क्वायर करूं तो a² मतलब x² + y² -2xy फॉर्मूला लगे थे, यही नहीं बनने वाला है। देखो x² x मान लो हमारा ये है तो इसका स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b एंड माइनस में 2ab, √a × √b √ab हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट √a - √b का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रही हूँ और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इनके बीच में जो है ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अर्थमेटिक मीन a - g √a - √b का होल स्क्वायर / 2, ये जो है इनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। अब एक बात और भी है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और भी है कि क्या कोई भी 2 नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हो, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है। हम यहाँ से वही चीज़ जो है बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन आ गई। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन, तो वो रिलेशन भी हम यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो जो √a - √b का होल स्क्वायर है / 2, ये क्वांटिटी हमेशा > 0 होगी,
क्योंकि जीरो जब हो सकती है जब ए और बी आपके इक्वल होंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन हमेशा एक जो है ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ही देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना चाहे अंदर आपकी ब्रैकेट में कुछ भी आए, अगर आपने उसका स्क्वायर किया है तो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव आएगी तो हमेशा ये क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। नेगेटिव तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब a माइनस जी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। और इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है, और नहीं तो हमेशा उससे बड़ा ही होगा, उससे लेस नहीं होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हमसे कोई पूछ सकता है कि कोई भी दो नंबर है उसका अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये रिलेशन हमें उसके बारे में बताएगा कि कौन सा बड़ा होता है। इक्वल हो सकते हैं बट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखते हैं। क्वेश्चन निकालते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन क्या है, दो नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन है 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन है 8। फाइंड द नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन है ये कि अर्थमेटिक मीन दोनों नंबर का 10 है, ज्योमेट्रिक मीन ये है, ए एंड बी जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप सबको पता है अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ओके, ठीक है। ये कितना दिया हमें 10, a प्लस बी बाई 2। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 10 एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको हमने 1 मार्क किया, ओके। नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर क्या होता है, वो ये होता है, और ये हमें दिया भी हुआ है ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का कितना दिया हुआ है 8। तो क्या मैं इसको ए बी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगी तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के दो में से एक में पुट कर दो, टू में से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखो 64 बाई बी प्लस में बी और 20, ठीक है। अब देखो 64 प्लस में बी स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है, जिसके हम फैक्टर करेंगे जहाँ से हमारी बी की वैल्यू आएगी। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। तो ये 16 और -4 दिख रहा है, सब इजी ही है। 16 भी माइनस का 4 भी प्लस में 64 इक्वल टू 0। तो बी यहाँ मैंने कॉमन निकाला बी माइनस 16, ओके, और -4 बी माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे b माइनस 16 और ये आ जाएगा आपका b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 16 और 4, ठीक है। अब अगर b की वैल्यू 16 हुई तो इसमें पुट कर लेते हैं। अगर b की वैल्यू 16 हुई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और इफ b इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू 16, ठीक है। अगर b की वैल्यू 16 हुई तो a 4 हो जाएगा, और अगर b की वैल्यू 4 हुई तो a 16 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर हमें दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है तो हम बड़ा इजी से उसको निकाल सकते हैं, ओके। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें 9.3 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आज हमने टॉपिक किया है वो सारे उसके अंदर जो है क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है। सम भी, nth टर्म पे बेस्ड भी, ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। तो जो नेक्स्ट होगी वीडियो उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड कितनी बड़ी